नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2 दिन में 4 लाख रुपया मेरा पैसा पोर्टफोलियो गिर गया, तो पैसा गया कहाँ? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं प्लॉट है, प्लॉटिंग किया हुआ है और सारा प्लॉट 10-10 लाख रुपया में इनिशियली बिक गया। जैसे आईपीओ आया 10-10 लाख रुपए में प्लॉट जमीन का टुकड़ा बिक गया। तो 50% मोगेम्बो अपने कंपनी में रख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी कंपनी लिस्टेड हो, उसका दूसरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका हिस्सेदारी मान लेते हैं, मानने के दृष्टिकोण से बताया 50%, और 50% साधारण इन्वेस्टर में है। अब एक दिन सारा प्लॉट जब अलॉट हो गया, न्यूज निकाला कि इधर से तो हाईवे निकला, मेट्रो निकला, बनने वाला है, बन ही रहा है, बनना भी शुरू हो गया। तो प्लॉट का कीमत 20 लाख रुपया हो गया। फिर न्यूज आता है 1-2 साल के बाद कि इधर से तो आईआईटी भी बन रहा है, यहाँ बगल में 2 किलोमीटर पे, और एम्स भी बन रहा है, सटा हुआ है एम्स है वॉकेबल डिस्टेंस पे। फिर न्यूज आया तो फिर ये वैल्यू 30 लाख रुपया हो गया। अब 30 लाख रुपया के रेट पे मोगेम्बो ने 10% प्लॉट बेच दिया साधारण इन्वेस्टर को। साधारण इन्वेस्टर ने 30-30 लाख रुपया में खरीद लिया। तो अब सब लोग 30 लाख रुपया के रेट से अपने प्लॉट का वैल्यूएशन आंक रहे हैं। इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। लास्ट में जो प्लॉट का दाम हुआ ना, सब लोग अपने मन में, मान लो मेरा 2 प्लॉट है, तो मैं भी मन में मान के बैठूंगा कि 30 लाख रुपए मेरे प्लॉट का कीमत हो गया, क्योंकि 30 लाख में बिका है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। उसी तरह से म्यूचुअल फंड शेयर में भी पोर्टफोलियो वैल्यू लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के अनुसार देखा जाता है। अब फिर जब 30-30 लाख रुपए में बिक गया, तो अब मोगेम्बो ने फिर से न्यूज बनाया, जीटीवी, आज तक, जितना भी फेक चैनल है, वहां से बनाया कि यहाँ के नीचे का पानी ना जहरीला है, जहरीला पानी है। न्यूज में चारों तरफ से, टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया। अब दहशत आ गया लोगों में, मैं अपना प्लॉट भी डर से बेच दिया। तो वो प्लॉट का कीमत आ गया धीरे धीरे करके 18 लाख रुपया। अब ये हो गया लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो अब जब प्लॉट किसी के पास 5, 7, 8, 10 है, तो वो 18 लाख के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो का प्लॉट का वैल्यूएशन करेंगे। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड शेयर में भी वैल्यू, अब जो स्टेटमेंट आता है उसमें जब ऐप अपडेट करते हैं, रोज रोज देखते हैं, तो वो 18 लाख के हिसाब से अब आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू दिख रहा है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के अनुसार। तो जिसने बेच दिया 18 लाख में, उसको तो नुकसान हो गया, और जिसने नहीं बेचा उसका प्लॉट पड़ा हुआ है। रेट चाहे जो भी हो, प्लॉट उतना ही है। तो अब इस चालबाजी में क्या हुआ, पहले तो 50-50 था, बेचा 10% साधारण इन्वेस्टर को, तो इनके पास 60% हो गया, मोगेम्बो के पास 40% आ गया। अब जब मार्केट चालबाजी से गिराया, तो 20% फिर खरीद लिया, ये 18 लाख पे प्लॉट खरीद लिया साधारण इन्वेस्टर से। एक प्लॉट मेरा भी चल गया डर से। तो इस तरह से अब इसके पास 60% हो गया, साधारण इन्वेस्टर के पास 40% आ गया। तो इसी तरह से निरंतर सालों साल धीरे धीरे करके मोगेम्बो अपना हिस्सेदारी बढ़ाता रहता है, और साधारण इन्वेस्टर का हिस्सेदारी मार्केट में, कंपनी में गिरते रहता है, घटते रहता है। अभी जो रिसेंटली मेरा पोर्टफोलियो डाउन हुआ, 4-4.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तक डाउन हुआ। लास्ट में भी फ्राइडे को भी डाउन हुआ, तो 5 लाख लगभग डाउन था। लेकिन ये मैक्सिमम अगर अक्टूबर 2024 से देखें, अब तक 1.5 साल बीत गया है लगभग, तो 22 लाख पे था, 1,22,00,000। तो लगभग 7 लाख डाउन है। थोड़ा सा रिकवरी हुआ था, फिर से 4.5-5 लाख रुपया डाउन हो गया। तो इस तरह से ये हलचल चलता गया। हम डर के नहीं बेचते हैं, फिर से न्यूज तगड़ा वाला, अच्छा वाला आएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे पोर्टफोलियो में अगर देखेंगे तो सब स्मॉल कैप है। मैं स्मॉल कैप ही बोलता आया हूँ, आगे भी स्मॉल कैप ही टॉपअप भी अगर करता हूं तो स्मॉल कैप में ही टॉपअप कर रहा हूं। एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एक मिड कैप पुराना है तो ये है पड़ा हुआ, ये भी कुछ समय के बाद निकाल लूंगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसी स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, इन सब में अभी अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न देखें तो 16.5% का रिटर्न दिख रहा है। टोटल जो मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 43,61,000, पर ये एक्चुअल मनी नहीं है, और एसआईपी ही था। शुरुआत तो मैंने 3,000 से किया था, लेकिन जब स्विच करते हैं ना, मान लीजिए 3 लाख लगाया और वो 6 लाख हो गया, 6 लाख को अगर दूसरे फंड में स्विच करेंगे तो अब मूलधन 6 लाख माना जाएगा, वो दिखेगा पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से करके बीच बीच में काफी स्विच हुआ। पहले मेरे पास लार्ज कैप भी था, मल्टी कैप भी था, डेट फंड भी काफी दिन तक रहा। तो ऐसे करके स्विच करके तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30 लाख ही था। वो अभी आज पोर्टफोलियो बढ़ करके 1,11,00,000 दिख रहा है यहाँ पे। बाकी दूसरे ऐप में है, एसेट प्लस का ऐप है, कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें है। बार बार इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं, आप जो ये देखते हैं किस में देखते हैं? तो एनजीए इंडिया इन्वेस्ट पहला प्लेटफॉर्म भारत में ऐसा है जो सारे म्यूचुअल फंड को एक साथ बाय सेल करते थे। इसके पहले कोई और नहीं था। तो हम अगर 15 साल पहले से कर रहे हैं तो एनजीए से हमारा कर रहे हैं, अभी नया जो कर रहे हैं वो एसेट प्लस के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पे ईरान और भारत का कहानी समझ लेते हैं। ये है ईरान, ये है भारत, इतना पास है। रसिया से तेल सुदूर लाना पड़ेगा, अमेरिका से अगर तेल लेना है सुदूर कहीं से लाना पड़ेगा।
लेकिन ये एकदम इतना पास है, जैसे पड़ोसी में होते हैं ना, दूध मांगना है तो एक कप ऐसे बालकोनी से उठा के ले लिया, इसी टाइप से। कुछ और घट गया तो टमाटर प्याज ऐसे मांग लिए, उसी तरह से है, इतना कम डिस्टेंस पे। तो जब हम ईरान से 1 लाख लीटर ऑयल लिया तो हमने 1 लाख किलो चावल दे दिया। हमारे पास चावल ज्यादा हो रहा है, गेहूं ज्यादा हो रहा है, जो भी चीज ज्यादा हो रहा है, कपास हो रहा है, तो आपस में उस तरह से लेन देन करते थे। अगर उनको दाल का जरूरत है तो 1 लाख लीटर तेल में 50 लाख किलो दाल मिलेगा। मतलब अगर दाल का कॉस्ट डबल मानते हूं तो इस तरह से ट्रांजेक्शन होगा। यही बात मोगेम्बो को गवारा नहीं था। वो कहता था कि मैं कागज दूंगा और तुम तेल दो। वो कागज डॉलर है, वो मैं ऐसे दूंगा, मैं ऐसे छाप लेता हूं मशीन से, मशीन मेरे पास है, रोज रात भर छपते जा रहा है, रात भर छप रहा है, वो दूंगा, वो तेल दे दो। खेमनेई साहब बोलते थे बकवास बंद कर ट्रंप, तेल दूंगा तो सोना लूंगा या सामान लूंगा, जैसे भारत से आदान प्रदान होता है सामान के बदले सामान। बकवास बंद करो, ये तुम्हारा कागज नहीं लूंगा और तुमको तेल नहीं दूंगा। तो उनको धाराशाही किया गया। अब इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं आपके शहर में एक गुंडा है कालिया, उसने अपने चेले चपेटों को बोला जा चौक से 100 रुपया की बिरयानी ले लाओ। 100 रुपया लिखा, अपना साइन किया और पर्ची दे दिया। गया बिरयानी वाले के पास, बोला कालिया ने बोला है। बोला भाग ऐसे, पर्ची फाड़ के फेंक दिया। कालिया ने बोला है। आया कालिया भाई, वो तो पर्ची फाड़ के फेंक दिया, गाली भी दिया। गया कालिया, दाएं मार दिया गोली, मर गया वहीं पे चौक पे। दहशत फैल गया। अगले दिन 200 रुपया का दिया साइन करके, बोला जाओ बिरयानी ले गया। डर से बिरयानी दे दिया। अगले दिन फिर बोला 500 रुपया की बिरयानी लिया, फिर गया बिरयानी मिल गया। ऐसे करके इतना बिरयानी का पर्ची बिरयानी दुकान वाले के पास जमा हो गया। एक दिन वो बिरयानी दुकान वाला दिवालिया हो गया। वो पर्ची लेके कालिया के पास आया, कालिया भाई अब हम तो दिवालिया कर गए, अब हमसे बिरयानी मांगोगे तो दे नहीं पाऊंगा, एक ऐसा जुगाड़ कर दो ना, यही पर्ची बोल दो मीट वाले को कि मीट दे दे, चावल वाले को बोलो चावल दे दे, तेल वाले को बोलो तेल दे दे, यही मसाला वाला को बोलो मसाला दे दे। बोला जाओ बोलो जाके मीट वाले को। मीट वाले को पर्ची दिया, भाई 10 किलो मीट दे दो। ये क्या लाया है? कालिया की पर्ची फाड़ के दे भाग गया से। कालिया को बताया, कालिया गया धाए गोली उसको मार दिया। पूरा शहर में दहशत फैल गया। अब तो उसका पर्ची हर जगह चलने लगा। फिर एक दिन कालिया का एक चेला चपेटा बोलता है, भाई एक 1 BHK लेना है, 15 लाख का मिलता है। 15 लाख लिखा कालिया, बोला जा बिल्डर को दे दे। दहशत में बिल्डर दे दिया। कौन मार खाए भाई, कौन उड़ा देता है सीधा। तो इस तरह से करके चलने लगा। 10, 20, 30 साल के बाद कालिया के दिमाग में आया कि मेरा पर्ची तो सब जगह चल रहा है, एक काम करते हैं लोन बांटते हैं। पर्ची पे लोन 10 लाख रुपया दिया और बांट दिया। बोला 1 साल के बाद 11 लाख रुपए दे देना। अब समझिए आरबीआई भी वही खेल खेल रहा है। इसको यहां पे समझते हैं। 1818 के पहले ये एक्ट बना हुआ है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। 10 रुपया तभी इशू करेंगे जब 1 तोला सोना रख लेंगे। जब सारा सोना ले लिया, हम सोने में लेन देन करते थे, सोने के सिक्के में 10 रुपये सोने के सिक्के को 10 रुपया बोलते थे, 1 रुपया चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। जब सारा सोना ले लिया, 10-10 रुपया कागज इशू कर दिया और सोना का सिक्का ले लिया, फिर एक्ट चेंज करता है 1862 में कि अब जब 10 रुपया तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको 7 ग्राम ही गोल्ड दूंगा। लिया तो था 1 तोला 1100 चिप्स, लौटाऊंगा 7 ग्राम। बोला ठीक है भाई, राजी कर रहा था। नहीं मानते तो कालिया की तरह गोली कौन खाएगा। फिर 1940 में आरबीआई एक्ट बनाया 1940 में कि अब 10 रुपया कागज लौटाओगे मुझे तो 2.6 ग्राम दूंगा। तब तक तो बात समझ में आता है, गुलाम थे, नहीं मानोगे तो गोली मार देगा। फिर 6 जून 66 को एक्ट बनाया कि अब से 1.1 ग्राम, आजाद के बाद। यहां तक तो समझ में आया। अब किसने डिवेलुएट किया कि 1.1 ग्राम ही दूंगा। और मनमोहन सरकार जब वित्त मंत्री था, बोला 0-0। तो कालिया जैसे छाप रहा है वैसे 0-0 का मतलब है कि अब छापने के लिए मैं कुछ भी नहीं रखूंगा या कुछ नहीं दूंगा। तो यहां पे जो कालिया ने 10 लाख दिया, कायदे से उसको कितना लौटाना चाहिए? 10 लाख लौटाना चाहिए, 11 लाख लौटाना चाहिए, चार्ज पे चार्ज लगा के 12-13 लाख लौटाना चाहिए। ये मजबूत है, गुंडा है। जब सब लोग शहर का जाग जाए, अब पकड़ के कालिया को कूट दे तो 1 रुपया भी देना पड़ेगा। ये आरबीआई सबको लोन ऐसे बांट रहा है, 300 लाख करोड़ बांट दिया, सारा कागज दे दिया, सारा जमीन का पेपर अपने पास रख लिया। नहीं दोगे तो ट्रैक्टर ले लूंगा, गाय भैंस ले लूंगा, जमीन ले लूंगा, कुर्की जब्ती कर दूंगा। ये आरबीआई बोलता है मैं छापने के लिए कुछ भी नहीं रखता हूं। 91 में 0-0। जब तुम कुछ रखते ही नहीं हो, फिर से छाप सकते हो तो छाप लो। लेकिन नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही ब्रांच है, तब से अब तक डिवेलुएट करता आया। आप क्वेश्चन पूछो इसमें से असली कौन सा है। उदाहरण के तौर पे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। एक्ट पास करके बोल दे अब से 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर बोल दे 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फिर बोल दे 0-0। इसमें असली मीटर कौन सा है? तो आप बोलेंगे ये। आप क्वेश्चन पूछो लोन लेके, जो भी लोन लियो, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, टैक्स देना है, जीएसटी देना है, जो भी देना है, चलान भरना है, बोल दो देने के लिए तैयार हैं। पहले ये तो बता दो असली कौन सा है, असली इसमें कौन सा है। अगर असली ये है तो ये 10 रुपया लो, इतना ग्राम गोल्ड दो। अगर असली ये है तो 2.6 ग्राम गोल्ड दो। अगर असली ये है, एक्चुअल में असली तो यही है,
तो एक तोला दो। अगर असली तुम 0-0 बोलते हो कि मैं 10 रुपया छापने के लिए कुछ भी नहीं रखता हूं, तो मेरे से मांग क्यों रहे हो? टैक्स, जीएसटी, लोन, ईएमआई, फिर से छाप लो। थोड़ा सा सोचो, डिस्कस करो आप। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज मतलब डॉलर, रुपया, पाउंड, येन, अलग अलग देश का। तो इसका मतलब किया है कि यहाँ पे कालिया 1 है, यहाँ पे कालिया 2 है, रूस में कालिया 3 है, चाइना में कालिया 4 है, जापान में कालिया 5 है, अमेरिका में कालिया 6 है। आपस में गुंडा 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 एक्सचेंज खेल रहा है और सब लोग सिर्फ कागज पे अपना नाम लिख करके छाप छाप के दे रहा है। मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब है कि कागज दोगे तो एक्चुअल गोल्ड जो रखा था वो देगा, पर बोलता है गुंडागर्दी, सब कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ईरान के खेमनेई साहब बोलते थे, बकवास बंद करो कालिया, तुम्हारा ये कागज नहीं चलेगा, अगर तेल लोगे तो सामान चाहिए। ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ और धड़ाक से उड़ा दिया मिसाइल से उनको। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, जो 1 करोड़ लोन लिया, 10 लाख लोन लिया, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी लोन लिया कालिया से, आरबीआई से, तो पूछो कि इसलिए असली धन कितना रखा या कालिया की तरह छापता चला गया डर और दहशत में। जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, उस कालिया के डर दहशत से खत्म हो जाएंगे, पकड़ के चूर देंगे उसको। तो सबको जागना है, अगर कुछ भी नहीं रखते हो तो फिर से छाप लो। अब यहाँ पे आज का ताजा खबर जान लेते हैं। दादा आका हमारे ट्रंप कहते हैं, हमारे मालिक वही हैं, वो जो आदेश देते हैं वही होता है। उन्होंने भारत को आदेश दिया है कि ईरान से तो तेल मिल नहीं रहा है, तुम रूस से तेल ले लो और वो रिफाइन करके हमको भेजो। ईरान से तो मिल नहीं रहा है, तो वहां से लो, रिफाइन करके हमको भेजो, हमको तेल का कमी पड़ रहा है और बदले में हम तुमको डॉलर डॉलर दे ही देंगे। ट्रंप वाला कालिया यहाँ पे बैठा हुआ है, हम तुमसे तो सामग्री लेंगे ओरिजिनल और तुमको देंगे डॉलर डॉलर। समझ में आ रहा है कुछ? समझ समझ के जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अंधभक्त बोलता है, अरे ना समझ ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ के समझ से बाहर है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझो और जागो। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। राजू सर, एक गवर्नमेंट टीचर अपनी सैलरी का कितना % म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई नियम कानून नहीं है भाई। मेरे को अगर 40-50 हजार रुपया सैलरी मिलता है और मैं अपना जीवन यापन 5,000 में, 10,000 में कर सकता हूँ, तो 40,000 इन्वेस्ट कर दूंगा। वो गांधी जी की तरह आधा धोती पहनता हूँ, आधा नहीं पहनता हूँ, आधा निचोड़ता हूँ, आधा करता हूँ। ये चालबाजी समझिए। आज से 40-50 साल पहले अंग्रेज के एजेंट को यह सिखाया गया कि तुम अभी बताओ कि आधे धोती में काम चला रहे हो। हमारा देश आज से 50 साल पहले बहुत समृद्ध था। आप याद कीजिए, आज से 20-30 साल पहले नाना दादा काका काकी के पास जाते थे, भोज खाते थे, तो 1-1 महीना तक भोज चलता था, पंचायती भोज चलता था, गांव के गांव खाते थे, 10-10 दिन, 20-20 दिन चलते रहता था, समृद्धि था। लेकिन तब 70 साल पहले बोला आधा धोती पहनेंगे, आधा निचोड़ेंगे, सुखाएंगे। क्यों? आज 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है फ्री में, जरूरत नहीं है, फ्री में दे रहा है, सभी कमा रहे हैं लेकिन फ्री में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे जनरेशन को बताया जाएगा कि हम उस समय गरीब थे, आज अच्छा है। आज जो फ्री राशन दिया जा रहा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन 40 साल के बाद को बोला जाएगा कि उस समय गरीबी था, भुखमरी था, अनाज सरकार से मांगना पड़ता था, वृद्धा पेंशन मिलता था। उस जमाने के लड़का लड़की, बेटा बेटी इतना बकवास था, इतना उदंड था कि अपने माँ बाप को पालते नहीं थे, रखते नहीं थे, वृद्धा पेंशन से काम चलता था। तो डिमोरलाइज होगा 40 साल के बाद हमारे बच्चे। तो आज जैसे डिमोरलाइज हो रहे हैं कि गांधी जी के जमाने में हम गरीब थे, आधा कपड़ा पहनते थे, आधा नंगे रहते थे, ऐसा था नहीं, पूरा समृद्धि था। ऐसे बोला गया कि कभी भारत देश में अकाल पड़ा था, कभी अकाल नहीं पड़ा भारत देश में। लेकिन ये हमको बताया जाता है, इतिहास लिखा जाता है। आज जो 80 करोड़ को अनाज दिया जा रहा है, 40 साल के बाद यही इतिहास लिखा जाएगा कि हमारे पूर्वज इतने भूखे नंगे थे कि सरकार से दया मांगते थे, भीख मांगते थे। ये चालबाजी को समझना है धीरे धीरे करके। अब आपके कमेंट्स पे आते हैं कि कितना भी जमा कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना जमा करना है कर सकते हैं। और पंगा करे तो हमारे पास सारा दस्तावेज है, ठोक के लगा दीजिए, ऊपर से नीचे तक जज, पुलिस, कोर्ट सब धाराशाही हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सब कुछ चल रहा है, वो कागज है। राजू चौधरी के इस चैनल पे जाइए, 5-6 वीडियो है, हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दस्तावेज है, वो लगाएंगे, कालिया धाराशाही हो जाएगा। कितना भी लोन ले आओ, कालिया धाराशाही हो जाएगा। सर मेरा एज 26 साल है, इस मंथ से SIP शुरू कर रहा हूँ, 15,000 का सैलरी है, पूरा खर्चा होने के बाद 1 से 2,000 रुपया कर सकता हूँ। कौन से फंड में शुरू करूँ? SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप से 1-1 हजार रुपया शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप को और जोड़ सकते हैं, या इसी फंड में और अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। मेरे पास 3.5 लाख रुपया है, पहली बार इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। इससे पहले कुछ नहीं जानता था, मुझे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। 3.5 लाख रुपया है तो आप इसमें से SIP बना लीजिए,
अभी 10-10 हजार रुपया का बना लीजिए और धीरे धीरे करके 2-2 हजार रुपया करके 5 स्मॉल कैप ले लीजिए। एसआईपी मोड में ही पैसा जमा करने दीजिए, पैसा सेविंग अकाउंट में ही रखिए और 10-10 हजार रुपया पर मंथ करके या 15-15 या 20-20 हजार रुपया करके अगर आप आगे भी चला सकते हैं तो एसआईपी 20 हजार का बना करके लगा सकते हैं। मतलब मेरा कहना है कि 12 से 15 महीने में इस पैसे को अलग अलग ड्यूरेशन में एवरेज करके पैसा लगा दीजिए। सारे स्मॉल कैप ले लीजिए यदि आपके पास 15 साल से ऊपर का टाइम है। टैक्स बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही नाम पे एसआईपी करना चाहिए या अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे एसआईपी करना चाहिए? अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम पे आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कुछ उनका इनकम है, कुछ आपका इनकम है, सब मिला करके धीरे धीरे करके अलग अलग फैमिली मेंबर पे आप एसआईपी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो 60 साल के एज में उसी एमएफ से एचडब्ल्यूपी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा यहाँ पे ये फंड है, मान लेते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, 8,91,000 है और अभी से मैं एचडब्ल्यूपी करना चाहूं तो यहाँ से 40,000 रुपया या 45,000 रुपया एचडब्ल्यूपी कर सकता हूँ। आप अपने ऐप में या इसी ऐप में जाएंगे, इसको टच करेंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो रिडीम स्विच एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन आएगा। एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, 40,000, 45,000, 30,000, 25,000 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, डेट सेलेक्ट कीजिए, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, कितने डेट को, उस डेट में एसआईपी आपका आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक पूरा पैसा खत्म ना हो जाए आता रहेगा। ज्यादा पैसा निकालते हैं तो एक दिन खत्म हो जाएगा, कम पैसा निकालते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा और आपका जीवन यापन भी चलता रहेगा। 3 लाख रुपया है मेरे पास और कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे यूज कर सकता हूं, क्या करूं? एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रखिए और उसका रिटर्न जो बनता है लगभग 1,500-2,000 रुपया जो भी बनता है हर महीने, वो आप एसटीपी कर दीजिए स्मॉल कैप में। इमरजेंसी के तौर पे ये 3 लाख रुपया कभी भी निकाल भी सकते हैं। नहीं इमरजेंसी पड़ रहा है तो जिसका जो रिटर्न है, जो स्विच होकर के एसटीपी होकर के स्मॉल कैप में जाता जा रहा है, वो आपको वेल्थ क्रिएट करके लंबे समय में दे सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी है। अगर इमरजेंसी तौर पे मुझे रखना हो तो मैं ऐसे करूंगा। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1,000 का एसआईपी शुरुआत कीजिए। कालिया का कहानी डाउनलोड करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले करके अलग अलग ग्रुप में भेजिए। जहां पढ़ाई कर रहे हैं जज को, वकील को, पुलिस को भेजिए कि कालिया हमको कैसे पैसा बांट करके कागज का रुपया दे करके लोन दे रहा है और हमारा सारा असली संपत्ति लेके रख रहा है। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।